हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो समावयवता के बारे में शुरू करेंगे। अभी तक जो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं वो IUPAC नेम को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि हम लोग इसमें बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स समावयवता। थोड़ी सी परे सोने की कोशिश करेंगे। आपको ये जो लेक्चर है, सॉरी, ये जो आपकी आइसोमेरिज्म है, जिसको हम लोग हिंदी में समावयवता कहते हैं, ये आपको 2 सेक्शन में पढ़ना है। एक सेक्शन आपके ऑर्गेनिक में आ जाते हैं और दूसरा का है बाबू वो आपके इनऑर्गेनिक में है। तो ऑर्गेनिक आपके मेजर सेक्शन है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा आइसोमर के बारे में पढ़ना है और इनऑर्गेनिक में बहुत कम। हालांकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की अलग अलग हैं, बट डिफिनेशन तो वही होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में समावयवता के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? समावयवता के बारे में। दैट मीन्स बच्चों हम लोग आज जो हेडिंग यहाँ पे डाल रहे हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सहसंयोजन यौगिक में समावयवता। हालांकि मैं अभी क्लियर नहीं किया हूँ व्हाट इज आइसोमेरिज्म, समावयवता क्या है, मैं इसका डिस्कस करूँगा। पहले हम लोग हेडिंग तो देख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावयवता। समावयवता बोले तो आइसोमेरिज्म, है ना। समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म। इस पर आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे किसको, समावयवता किसको कहेंगे, वो डिफिनेशन जानना पड़ेगा। तो डिफिनेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक में जा रहे हैं, है ना। हालांकि दोनों डिफिनेशन समान होगा, चाहे ऑर्गेनिक में बोलो इनऑर्गेनिक बोलो, तो डिफिनेशन समान होगा। जैसे कि C4H10, ये एक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है जिसको हम लोग अणुसूत्र बोलेंगे या फिर रासायनिक सूत्र बोलेंगे, है ना। ये आपके पास बाबू केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, केमिकल फार्मूला, जिसे आप रासायनिक सूत्र बोलोगे। और ये किसका रासायनिक सूत्र है? ब्यूटेन का है ना। हम लोग ऑर्गेनिक में डिटेल्स पढ़ेंगे, ऐसे 11th में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये जो आपके पास C4H10 है, मैं इसको 2 प्रकार से लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। पहला है CH3 CH2 CH3। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, ये कंडेंस फॉर्म में, संघनित रूप में, और उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया फैला हुआ रूप में। तो ये यहाँ जो ये लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ इसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, संरचना लिख दिया हूँ। क्यों? क्योंकि देखो आपको पास यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है ना। 1 2 सॉरी 3 1 4, यहाँ भी आपको 4 कार्बन मिलेंगे। हाइड्रोजन कितने? 10 है, 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ भी है। दूसरा जो है वो मैंने इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ओके, देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बाबू? 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। ये वही है और ये भी वही है, लेकिन ये दोनों समान नहीं है। आप इसमें देखो लंबा चेन कितना है? 4 कार्बन का है। इसमें लंबा चेन कितना है? 3 कार्बन का है। इसमें इसमें क्या कर सब्सटेंट बना हुआ है, लेकिन वो इसमें नहीं है। ये दोनों अलग है, लेकिन ये इसके समान है, ये भी इसके समान है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पहला और दूसरा जो है
एक दूसरे का आइसोमर है, समावयव है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है ना। देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला जो है समान है। तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों क्या एक दूसरे का आइसोमर है। तो आइसोमर का डिफिनेशन क्या हो गया, दो या दो से अधिक यौगिक मतलब कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान होगा, अणुसूत्र या फिर रासायनिक सूत्र बोलो, जिसका रासायनिक सूत्र समान होती है लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे का क्या कहलाता है बाबू, आइसोमर कहलाती है। और इस प्रकार जो होने की घटना है, परिघटना है, उसको नाम दिया जाता है आइसोमेरिज, है ना। अब आप यहाँ पर देखो ये अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों हुआ, स्ट्रक्चर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में एटम या एटम के समूह में सजावट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसमें देखो ये सारे एटम एक सीरीज में सजा हुआ था, अब इसी में क्या हो गया, ये जो एटम का जो ग्रुप है वो क्या हुआ, उसको छोड़कर उसके नीचे में सज गई। दैट मीन्स जो आइसोमर बनते हैं वो क्यों बनता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम के सजावट में डिफरेंस होने के कारण, उसमें भिन्नता होने के कारण क्या बनती है, आइसोमर का निर्माण होती है। तो डिफाइन कर दूं, चलो अब डिफिनेशन में लिखता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये तो हम लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ना है, हम लोग यहाँ इनऑर्गेनिक पर डिटेल्स स्टडी करेंगे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक, जिसकी रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र बोले तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, जिसकी रासायनिक सूत्र समान होती है लेकिन संरचना सूत्र, संरचना सूत्र अलग अलग, दो बार लिखा हूं, अलग अलग होती है, क्या कहलाएगा बाबू, समावयव, समावयव, समावयव ब्रैकेट में आइसोमर कहलाती है। और इस फिनोमिना को, परिघटना को नाम क्या देंगे, आइसोमेरिज। एवं इस परिघटना, इस परिघटना को समावयवता, समावयवता बोले तो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक का कुछ एग्जांपल दे दूँ। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ये आइसोमर है, बस मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये कोबाल्ट है, इसके साथ NH3 के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और एक Br जुड़े हुए हैं। शायद आप नाम करने के लिए अच्छे प्रकार से जान लिए होंगे, मैंने नाम करने के लिए बता चुका हूँ। यह सल्फेट आयन है, इसे पहला मॉलिक्यूल नाम दूँ। इसी में कोबाल्ट है, NH3 के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, SO4 सल्फेट मॉलिक्यूल है और Br है, ये दूसरा है। अब देख सकते हो दोनों समान है, सॉरी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, रासायनिक सूत्र समान है। क्यों भाई, एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, एक Br है लिगेंड के रूप में, यहाँ भी Br है, अरे एक सल्फेट मॉलिक्यूल है, सॉरी एक सल्फेट SO4 आयन यहाँ पर है, यहाँ भी सल्फेट आयन है। दोनों का रासायनिक सूत्र समान है, केमिकल फॉर्मूला समान, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का चेंज कर गया है।
अब बोलोगे सर कैसे? देखो बाबू, ये यहाँ तक तो दोनों में समान है, लेकिन देखो यहाँ पे Br जो, सॉरी मैं फिर से बोल दूँ, कोबाल्ट के साथ 5 लिगेंड अमोनिया जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट के साथ 5 लिगेंड अमोनिया जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट के साथ 1 लिगेंड ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो ब्रोमीन यहाँ पर लिगेंड नहीं है ना, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? सल्फेट जुड़ा हुआ है। और ये सल्फेट फिर से मैं बता दूँ, जो यहाँ पे ब्रोमीन था लिगेंड के रूप में, वो यहाँ पे ब्रोमीन, सॉरी यहाँ जो ब्रोमो लिगेंड के रूप में था, वो यहाँ पर लिगेंड के रूप में ब्रोमो नहीं है, वो काउंटर आयन बन गया है। जो यहाँ पे सल्फेट आयन जो काउंटर आयन था, साधारण आयन था, और वो यहाँ पर क्या हो गया? काउंटर आयन नहीं, यहाँ पर लिगेंड बन गया। तो दोनों का क्या यहाँ पर है? संरचना तो अलग अलग है, लेकिन रासायनिक सूत्र क्या है? समान है। तो हम लोग नाम देंगे यहाँ पर, पहला और दूसरा क्या है? एक दूसरे के समावयव हैं। और इस प्रकार बनने की जो घटना हो गई ना, उसको नाम देते समावयवता। ओके बाबू, मैं बोलूँ यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट एवं सेकेंड एक दूसरे का समावयव है। ओके बाबू, फटाफट लिखते चलेंगे, या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। तो नोट करके लिखो कि समावयव क्यों बना? परमाणु या परमाणु के समूह में सजावट, परमाणु या परमाणु के समूह के सजावट में अंतर होने के कारण क्या बनती है? समावयव बनती है। नोट करके पहला पॉइंट। एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम के सजावट में भिन्नता या अंतर, बोलो, में अंतर के कारण समावयव का निर्माण होती है, ओके बाबू। अब देखो, जब उसके स्ट्रक्चर में अंतर हो गया, एटम या एटम के समूह के सजावट में अंतर हो गए, जो दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग बन गया। अब दोनों तो अलग अलग हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, तो इस कारण अब जो दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल, सब दोनों कंपाउंड जो हैं, इस दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, एवं रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, दोनों क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूं कि स्ट्रक्चर में अंतर होने के कारण आइसोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी एवं केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या हो जाते हैं बाबू? अंतर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखें हम। नेक्स्ट पॉइंट में स्ट्रक्चर, संरचना, संरचना में अंतर के कारण आइसोमर, बोले तो समावयव, आइसोमर का भौतिक गुण, बोले तो केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण अलग अलग होती। ओके बाबू, जल्दी से लिखेंगे। अब देखो, हम लोग आइसोमर को तो डिफाइन कर दिए, समावयव क्या होते हैं उसको परिभाषित कर दिए। तो मैं आपको पहले ही बोल दूं, आज हम लोग आइसोमर का सिर्फ क्लासिफिकेशन देख पाएंगे, वर्गीकरण देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे आइसोमर को एक क्लास में डाल दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 2-2.5 घंटे हो जाएंगे। तो हम लोग इसको सेगमेंट में सेगमेंट में पढ़ेंगे।
इसलिए हम लोग सिर्फ आइसोमर का आज वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके बाबू, तो ये जो आइसोमर पढ़ना है हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसका हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर या आइसोमेरेज, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आप लोग लिख लोगे, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ओके, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। एक को नाम देंगे, हालांकि हम लोग जनरली दो ही प्रकार से वर्गीकृत करेंगे हम लोग। एक को नाम देंगे हम लोग संरचना समावयव, संरचनात्मक समावयव, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा जो है वो स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो आइसोमर जिसको हिंदी में कहते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे बाबू हिंदी में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, स्टेरियो आइसोमर को हिंदी में ध्रुवीय, शायद, ठीक है, फिर भी एक बार देख लोगे, ध्रुवीय ना, देख लोगे इसका एक बार हिंदी। स्टेरियो आइसोमर को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे जब मैं इसको डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, देखो बाबू, संरचनात्मक आइसोमर किसको बोलेंगे, इस प्रकार के जो आइसोमर होते हैं वो उसकी संरचना में अंतर होने के कारण बनता है। देखो दो प्रकार का आइसोमर यहाँ बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार के जो आइसोमर होते हैं उसकी संरचना में अंतर होने के कारण बनती है। पहला पॉइंट इसमें लिखो, तब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। इस प्रकार के आइसोमर इसके संरचना में अंतर के कारण बनती है। ओके, ध्यान देना बाबू, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले मैं एक पॉइंट और यहाँ नोट करूँगा। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था NH3 का होल 5 और यहाँ पे Br और SO4 है। ओके, और पहला अगर ये संरचना, इसको मैं बाहर कर दूँ, जो लिगेंड था उसको बाहर कर दूँ काउंटर आयन में, और जो काउंटर आयन था उसको अंदर कर दूँ लिगेंड के रूप में, तब बनेगा CO NH3 का होल 5 SO4 और बाहर चला गया Br। ध्यान दो बाबू, जरा मैं इसके बारे में बोलूँ। ये जो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, इस सेंट्रल मेटल के साथ 5 अमोनिया लिगेंड के रूप में जुड़ेगा और एक Br इसमें लिगेंड के रूप में जुड़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अमोनिया और ब्रोमीन Br जो होगा वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना। लेकिन जब ये बन गया तब अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ सेंट्रल मेटल के साथ जो कोबाल्ट है उसके साथ 5 अमोनिया सेंट्रल मेटल के साथ और एक सल्फेट जुड़ा होगा, सल्फेट के मॉलिक्यूल। यहाँ पे 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल Br जुड़े होंगे और यहाँ पे जब यही बदल गया, इसमें एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो गई, तब अब यहाँ पे 5 अमोनिया सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा होगा और कौन, एक सल्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ जब संरचनात्मक आइसोमर का निर्माण होगा, संरचनात्मक, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, संरचनात्मक आइसोमर है। जब संरचनात्मक आइसोमर बनेगा तो वहाँ पर उसकी रासायनिक बंधन जो होगा, केमिकल जो बॉन्ड होगा वो डिफर कर जाएगा, वैरी कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ और यहाँ तक तो समान था,
इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये जुड़ेंगे, लेकिन जब बदल गया तो अब ये जुड़ जाएंगे, है ना। तो इस पॉइंट को नोट करना चाहिए कि संरचनात्मक आइसोमर में अगर पूछ दे कि रासायनिक आबंध परिवर्तन होती है, परिवर्तन नहीं होती है, दोनों होती है, कोई नहीं होती, तो क्या मारोगे, रासायनिक बंधन में परिवर्तन हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस प्रकार के आइसोमर में रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड, मतलब रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड में परिवर्तन होती है। ओके बाबू, इस प्रकार के आइसोमर में केमिकल बॉन्ड में परिवर्तन होती है। याद रखना, रासायनिक आबंध क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ 5 अमोनिया तो जुड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेंगे और यहाँ पर कौन होंगे, सल्फेट जुड़ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन केमिकल बॉन्ड क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएगा। ओके बाबू, चलो बात करता हूँ, मिटाओ। हमको संरचनात्मक आइसोमर में क्या क्या पढ़ना है, केमिकल आइसोमर में कौन कौन से पढ़ना है, मैं उसको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो संरचनात्मक आइसोमर है, इसमें आपको पढ़ना है, पहला बाबू आयोनाइजेशन आइसोमर, आयनन समावयव। ओके बाबू, दूसरा पढ़ना है हम लोगों को लिंकेज आइसोमर, सबको बताऊंगा मैं, लिंकेज आइसोमर, बंधनी समावयव। तीसरा जो पढ़ना है हम लोगों को, इसी में कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सहसंयोजन सहसंयोजन समावयव। मैं बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा, जब हम इसमें डिटेल्स के बारे में बोलेंगे तब उसका हम लोग ये हिंदी नाम नहीं लिखेंगे, आप उसे लिखने की कोशिश करना, ठीक है। एंड 4 इज हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमर, जिसको बोलते हैं हम लोग विलायक योजन समावयव। ओके बाबू, हम लोग किसमें पढ़ना है, अब स्टडियो के पास पहुंचो। इतने मतलब इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में 1 2 3 4 को स्टडी करना है। स्टीरियो में आ जाओ, मेन तो वो है स्टीरियो जो हम लोग कहते हैं। पहला पॉइंट लिखो कि स्पेस में, स्पेस जैसे कि मैं कह दूं ये आपके पास चौक है, इस चौक को मैंने इस प्रकार से रख दिया, तो मैंने इस चौक को कहाँ पर रखा, तो मैं इसको जवाब दूंगा, देखो भाई इसके लिए क्या करो, आप एक्सिस लिप बना लो इस प्रकार से, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो हम बोलेंगे इस पेन का स्पेस में जो सजावट है ना वो कहाँ है, वाई एक्सिस के सापेक्ष है। मैंने ऐसा रखा था, अगर ऐसा रखता तो बोलते कि वाई और एक्स के बीचों बीच था, है ना। अगर ऐसा रखते तो बोलते एक्स एक्सिस के सापेक्ष था। तो दैट मीन्स उसकी स्पेस कहने का मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं, एक्सिस के सापेक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्टीरियो आइसोमर जो बनता है, एटम और एटम के समूह की सजावट स्पेस में कैसा हो, स्पेस मतलब इसको हिंदी में कहते हैं दिक् स्थान,
स्पेस में सजावट में अंतर होने के कारण, याद रखना बाबू, संरचना में अंतर होने के कारण संरचनात्मक आइसोमर और एटम के समूह की सजावट स्पेस में अंतर होने के कारण, दिक् स्थान में अंतर होने के कारण अगर बनता हो तो उसको नाम क्या देंगे हम लोग, स्टीरियो आइसोमर देंगे, है ना। तो मैं एक पॉइंट लिखूं यहाँ पे, स्पेस कहने का मतलब समझ गए होंगे। चल मैं बात कर रहा हूं, इस प्रकार के आइसोमर का निर्माण स्पेस दिक् स्थान, स्पेस, इस प्रकार के आइसोमर का निर्माण स्पेस में एटम या ग्रुप ऑफ एटम की सजावट में भिन्नता के कारण, भिन्नता मतलब डिफरेंस, भिन्नता के कारण होती है। ओके बाबू। दूसरा पॉइंट जो कि मार्केबल पॉइंट है, जैसे देखो एग्जांपल में कह दूं, एक है पीटी, मैं इधर लिख रहा हूं PTNH3 का होल 2Cl2, इसकी मैं दो संरचना बना रहा हूं। जब PT है, इस PT के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, दो अमोनिया जुड़ा हुआ है और 2 Cl के मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है। पहली सजावट। दूसरी सजावट, इस PT के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है और क्लोरीन, इधर क्लोरीन को और इधर से अमोनिया को, समझना बाबू। देखो दोनों समान है, इसी का ये दोनों स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर देखो क्या है इस दोनों स्ट्रक्चर में, कि जो क्लोरीन है इसका मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा लिखा, इसी का मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ लिखा। क्लोरीन दोनों एक दूसरे के समीप था, आजू बाजू में था, एडजेसेंट पोजीशन पर था, लेकिन अब उसी में इसमें देखो ये जो क्लोरीन है दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, डायगोनली अपोजिट हो गया, मतलब ठीक विकर्ण के रूप में एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो एटम की सजावट एक दूसरे के आसपास में था स्पेस में, और यहाँ पर क्या हो गया, ठीक उस एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो स्पेस में एटम के सजावट में अगर भिन्नता हो जाती है तो कौन सा आइसोमर बनता है बाबू, स्टीरियो बनता है। अब यहाँ पर देखो बाबू, तो जो इस प्लेटिनम के साथ देखो पहले भी NH3 और 2 Cl जुड़ा हुआ था, और अगर उसके सजावट में अंतर भी हो गया तो अभी भी उस प्लेटिनम के साथ 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो केमिकल बॉन्डिंग में कोई डिफरेंस हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो दैट मीन्स इस प्रकार के जब आइसोमर बनेंगे तो वहाँ पर केमिकल बॉन्ड में किसी प्रकार के डिफरेंस नहीं आएंगे, जो पहले था अभी भी वही रहेगा। तो नोट करके एक पॉइंट और लिखो, इस प्रकार के आइसोमर में केमिकल बॉन्ड रासायनिक आबंध परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती। ओके बाबू। तो इसमें कौन कौन से आइसोमर हमको पढ़ना है, हालांकि ये सब अभी आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने दिया था, सबको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से आइसोमर हम लोग को पढ़ना है, 2 आइसोमर पढ़ना है स्टीरियो में बाबू, स्टीरियो आइसोमर। एक तो पढ़ना हमको
ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समावयव, ज्यामितीय समावयव, और दूसरा पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा पढ़ना हम लोगों को इसमें ऑप्टिकल आइसोमर है। तो ये हमारे पास इस आइसोमर का क्लासिफिकेशन था और इतना हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो इन सब को बाबू हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे, क्योंकि एक क्लास में अगर मैं सबका स्टडी करता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, लेंथी हो जाता। तो इसको डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। सिर्फ आज मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और उसके बाद इन सब का डिटेल्स पढ़ने के लिए मैं आपके साथ फिर से अगले वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए RK की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।